न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एक्चुअली अपना जो 11th में सबसे पहला चैप्टर होता है मैकेनिक्स। चैप्टर के पार्ट फिजिक्स का जो 6 पार्ट हैं उनमें से 3 पार्ट तो आते हैं 11th में, 3 पार्ट आते हैं 12th में। 11th के जो 3 पार्ट है वो मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम वेव्स। एक पार्ट हो गया मैकेनिक्स, एक पार्ट हो गया एसएचएम एंड वेव्स और एक पार्ट हो गया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो जो मैकेनिक्स है सबसे बड़ा है 11th का पोर्शन, और उस मैकेनिक्स की शुरुआत होती है काइनेमेटिक्स से, where we never discuss about the force, where we discuss only about velocity, displacement, distance, acceleration, time, है ना? We don't discuss about the cause of the acceleration. यहाँ से जो मैकेनिक्स शुरू होती है, ये अब एक तरह से डायनामिक्स शुरू होगी। मैकेनिक्स से 2 पार्ट, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में फोर्स वगैरह कहीं नहीं होता है, स्टडी नहीं करता, होता तो है क्योंकि उसकी प्रेजेंस में एक्सेलरेशन होता है, बट वी डोंट कंसीडर इट एन इक्वेशन। डायनामिक्स में अभी फोर्स के साथ शुरुआत होती है, और इसमें कई तरह की चीजें आने वाली डायनामिक्स में। फोर्स भी आएगा, पावर, एनर्जी, ऐसे खूब सारी चीजें इसमें आएंगी। ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ऑन दी फोर्स के बारे में ही सारी चीजें इसमें आने वाली है। और ये चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खूब सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें सीखेंगे। और मैकेनिक्स की सबसे खास बात ये है कि व्हाटएवर यू स्टडी यू कैन सी दैट इन रियल लाइफ। बहुत सारी चीजों को रियल लाइफ में हम देख सकते हैं, और बाकी कई सारे चैप्टर ऐसे जिनको नहीं देख पाते हैं, जैसे करंट बह रहा है तार के अंदर, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखता है किसी को, कुछ नहीं दिखता है। तो देयर आर मेनी चैप्टर्स इन व्हिच यू डोंट फील थिंग्स, ओनली ऑब्जर्वेशन से पता लगाते हैं कि भैया बटन दबाने से बल्ब जला, इसका मतलब कुछ हुआ होगा तार के अंदर। लेकिन मैकेनिक्स में सब चीजों को अपन अपने आसपास की रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैकेनिक्स एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है। और काफी अच्छे क्वेश्चंस, टफ सवाल, आसान सवाल, सब तरह के कैटेगरी के सवाल इसमें रहते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक तरह से एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है मैकेनिक्स का, और मैं कहूंगा कि नॉट ओनली ऑफ मैकेनिक्स but it is the fundamental chapter whose concept will be used in any other chapter where there is a force. Force का कोई भी चैप्टर होगा, उस फोर्स को डील करने के लिए हमको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने पड़ते हैं। चाहे 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, या 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, या 11th में आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, या थर्मोडायनामिक्स में गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया फोर्स पढ़ेंगे। Wherever force comes, there is appearance of the Newton's laws of motion. तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि न्यूटन से पहले भी मोशन के लॉज को एस्टेब्लिश करने के लिए कई लोगों ने मेहनत की, बट फिर भी सभी लोगों की मेहनत को नियम के रूप में बनाने वाला न्यूटन ही था। न्यूटन ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी स्टडी की, एक्सपेरिमेंट करने के बाद खूब सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, उनकी टेबलें बनाई, तो टेबल्स बना करके उनको लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट किया। साइंस की डेफिनेशन भी यही है, साइंस ये कहती है कि प्रकृति का में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको स्टडी करो, उन स्टडी के आधार पे टेबल्स बनाओ, रीडिंग्स लो, और उनको अपने लॉ में कन्वर्ट करो। तो न्यूटन ने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को कुछ लॉज की फॉर्म में फॉर्मुलेट किया, जिनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होते हैं। अब इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आज डिस्कस करूंगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे एंड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स लॉ कहां पे फेल हो जाता है, कहां पे सही चलता है, और किसी जहां पे ये फेल हो रहा है वहां पे क्या मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ता है कि न्यूटन्स लॉ वहां भी वैलिड हो जाए। तो अभी अपन सिर्फ ये जानते हैं कि भाई हमें जो भी चीजें करनी है, न्यूटन्स लॉ लगाना है, सबको ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में लगाना है। रेफरेंस फ्रेम वगैरह तुम लोग पढ़ चुके हो इस रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में, है ना, वहां पे सब आ जाता है कि कैसे क्या रेफरेंस फ्रेम होता है, क्या चीज रिलेटेड। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही अपन सारी चीजों को देखेंगे, ग्राउंड पे कोई चीज चल रही है उसके हिसाब से सारी चीजों को करना है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे। उसके बाद चलती हुई लिफ्ट में कैसे न्यूटन्स को लगाना है, कोई चीज जा रही है उसके ऊपर, कोई चीज चल रही है उस चलती हुई चीज पे कैसे न्यूटन्स को लगाना है, दूसरी चीज पे जो उस पे चल रही है। तो
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैसे कहने के लिए बहुत आसान है, 3 नियम है न्यूटन के, और तीनों नियम कहने में, समझने में, सुनने में बहुत आसान लगते हैं, और जब इनके सवाल करते हैं तो किसी भी वैरायटी के सवाल अपने को देखने को मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो आसानी से होंगे और ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत मुश्किल से होते हैं। तो तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे, मैं सुनना चाहूंगा कि कितने बच्चे न्यूटन के तीनों नियम को जानते हैं और बता सकते हैं। एनीबॉडी, चलो बताओ तीनों नियम। If something is moving, it will keep on moving. If something is at rest, it will be at rest. Okay, good. तो ये पहला नियम है। अभी मैं लिखाऊंगा इसको। इस पहले नियम का कोई नाम है क्या? Law of inertia. Good. तो पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया का नियम है, जो ये कहता है कि भाई अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कि हम बाहर से कोई एफर्ट नहीं करेंगे उसकी मोशन को चेंज करने के लिए, और उस एफर्ट को कहते हैं फोर्स। तो पहला नियम एक्चुअली फोर्स को डिफाइन करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया पहला नियम ये डिफाइन करता है कि फोर्स क्या चीज है, फोर्स किसको कहते हैं। दूसरा, ओके ठीक, गुड। तीसरा नियम हाँ क्या? Rate of change of momentum is directly proportional to force applied and it takes place in the direction of the force applied. Okay, good. वो भी उन्होंने नहीं बोला। Okay, बेटा। तीसरा बता। Okay, good. चलो तीनों बता दिए। तो Newton's laws are so famous. Everyone knows the Newton's laws of motion, है ना? सबको आता है, सब जानते हैं, लेकिन वो सवाल आते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है ना? चलो, तो we will spend a good amount of time in understanding the application of Newton's laws of motion, because then all the other chapters will become simpler for us once we spend good amount of time on this. तो पहला नियम, अब ये Newton's laws of motion चाहे तुम कक्षा 9 में पढ़ो, चाहे 11 में पढ़ो, चाहे BSc MSc में पढ़ो, चाहे PhD करो, वो तो बदलेंगे नहीं, नियम तो होके ही रहेंगे। बस ये कि उस नियम को किस लेवल तक अप्लाई करना है वो लेवल चेंज आता है, बस है ना? तो यू कैन राइट, ऐसे फॉर्मूलेटिव में लिखना तो पड़ेगा कि पहला नियम क्या है। और पहला नियम का टाइटल है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आजकल ये लिखाना इसलिए पड़ता है कि बोर्ड के एग्जाम हो गए, इनको तो लिखना पड़ता है ना? इसलिए लिखने की आदत डालनी है, अदरवाइज समझने का ज्यादा वो रहता है इम्पोर्टेंस, और लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे गुड न्यूज ये है कि पिछले साल सीबीएसई ने अखबार में खबर फैलाई थी कि दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग द एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव। हो सकता है तुम लोगों के टाइम तक जब when you will be in 12th class and you will be appearing for boards, then there may be objective type of board exam. तो सारे जो झंझट है ना लिखने के, कोटा चेक करने के, सब खत्म जाएंगे। Maybe I am not sure, but ऐसा उन्होंने हिंट तो दिया और ये लोग सारे बोर्ड वाले मिलकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने परेशानी ये है कि कॉपी कौन चेक करेगा कि सारे लाखों की संख्या में कॉपी आती है, और उन कॉपी चेकिंग को यूनिफॉर्मली रखना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। कॉपी चेक करना अपने आप में समस्या तो है, लेकिन ज़्यादा समस्या है कि अलग-अलग तरह के लोग कॉपी चेक करते हैं, वो उसमें यूनिफॉर्मली एक आदमी खुद भी चेक करेगा ना तो नॉन यूनिफॉर्मली आ सकती है चेकिंग के पैटर्न में। तो possibly you will be appearing in the objective type of exam when you will be in 12th class. Anyway, तो पहला कि अभी तो फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा, है? हालांकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं क्योंकि 11th क्लास में है, लेकिन आदत तो बचपन से डालनी पड़ती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? अब ये जो मैं लिखूंगा हो सकता है कि ये किताब की लैंग्वेज से थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए, तो ये तो अपन अपने लैंग्वेज में लिखते हैं ना, एग्जैक्टली उसकी लैंग्वेज से मैच कर जाए जरूरी नहीं है। A particle will maintain its state of motion. हम लोग रेस्ट और चलने को अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, मैंने सब एक में डाल दिया है ना। A particle will maintain its state of motion, और मोशन के बाद ब्रैकेट बना देना कि उस मोशन का मीनिंग क्या है।
क्योंकि मोशन वाले चैप्टर में तो डिस्प्लेसमेंट भी आता है, वेलोसिटी भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है, तो मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, ब्रैकेट बना के लिखे हैं उसके पीछे। A particle will maintain its state of motion until an effort is made to change the state of motion. Until an effort is made to, उस effort के लिए external शब्द भी लगा सकते हो, an external effort is made to change the state of motion. That effort is known as force. एक force की definition क्या है इसमें? That effort is known as force, and the property of the particle due to which it maintains the state of motion, and the property by which due to which it maintains the state of motion is known as inertia. And the property due to which the particle maintains its motion is known as inertia of the particle. तो हमने law of inertia पढ़ा, law of inertia क्या है, और इसके साथ साथ हमने इसमें दोनों चीजों की डेफिनेशन पढ़ ली थी। inertia किसको कहते हैं और force किसको कहते हैं। तो force की डेफिनेशन यही है, जो भी the effort या the activity which changes the state of motion of a particle. मैं इसमें body शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में समझाऊंगा तुमको body के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। हालांकि किताब में इसमें पढ़ेंगे ना तो उसमें body लिखा हुआ मिलेगा। I am not using the term body, I am using the term particle. फिर मैं बताऊंगा बाद में कभी न कभी कि मैंने क्यों लिखा है वहाँ particle, ठीक है? Inertia, force के बारे में हो गया कि भाई अगर हम बाहर से जो भी एफर्ट करते हैं और ऐसा एफर्ट, ऐसी चीज जो किसी की वेलोसिटी को बदल दे, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फोर्स के बारे में we will spend nearly one class completely in understanding the force in much detail. इसके बाद इसमें inertia शब्द लिखा था हमने। inertia शब्द को हम हमारी रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में एक शब्द से कंपेयर कर सकते हैं, जिद करना, जिद्दी बना होना, मतलब कि ये नहीं बदलेगा, ये कैसे रहेगा बस। तो उस चीज को मैकेनिक्स में क्या बोल रहे हैं, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब किसी चीज का अपोज करना या अपने अंदर चेंज नहीं लाने देना, इस चीज को बोलते हैं इनर्शिया। होता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी नेचर भी बदलती है, कि तो ऐसे रहेगा, हमेशा जिद्दी बना रहेगा, ऐसे तो जैसा ऐसा रहेगा, तो ठान लिया वही करना है बस, किसी भी सुनेगा। तो ये इसके अंदर है। और फिर उस जो इनर्शिया, कई बच्चे समझते हैं कि इनर्शिया तो मास होता है, इनर्शिया मास नहीं। इनर्शिया जैसे इसमें लिखा है कि ये बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी मोशन में चेंज का अपोज करता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू मास, but inertia is proportional to mass, directly proportional to mass. Larger is the mass, larger is the inertia. ये प्रैक्टिकली अपन ने देखा कि पेन है, अगर मैं इसको पढ़ा तो जैसे मर्जी को ऐसे वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ, टेबल की कर लेता हूँ, इसको उठा के कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जिस चीज का जितना कम मास है उसको उतनी इजीली अपन उसकी वेलोसिटी को बदल सकते हैं, और जिस चीज का जितना ज्यादा मास है उसकी वेलोसिटी को चेंज करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। अब अगर कोई कहती है पेन का इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया कोई क्वांटिटी नहीं, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट क्वांटिटी टू क्वांटिफाई इट, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम होता है। तो ये इनर्शिया के बारे में बात होगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना फिजिक्स में, वैसे वैसे वी विल सी दैट
you will see different kind of inertia in the bodies. अलग-अलग टाइप के inertia होंगे. जैसे किसी चीज को गर्म करना चाहते हो तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक हीट होती है. 9 टेक में तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा Q बराबर ns डेल्टा T. पढ़ा है फॉर्मूला? कितना बच्चों ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं. किसी चीज को गर्म करने के लिए हीट देनी पड़ती है तो वो एफर्ट हो गया ना एक तरह से. हालांकि उसका नाम फोर्स नहीं. टेम्परेचर चेंज कराना चाहते हो तो हीट दो, अपने आप नहीं होगा. यानी कि किसी बॉडी में अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है. जब उसको हीट दोगे तो टेम्परेचर उसका चेंज होगा. ऐसे ही रबड़ की चीज उसको खींचो, जब अपन खींचने लगते हैं तो वो उसका प्रपोज करता है, वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, तो वहां पर भी इनर्शिया होता है कि भैया वो चीज अपनी लेंथ को मेंटेन करना चाहती है. लेंथ को चेंज करना चाहेगा तो वो भी जोर लगाएगी. उस जोर के लिए अपने को जोर लगाना पड़ेगा. इस तरह से इनर्शिया रहता है. कई तरह के इनर्शिया होते हैं. चलिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया अपना. दूसरा नियम, तो जो दूसरा नियम है ना, मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ. हम लोगों ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और मैं मेरा लिखने का तरीका डिफरेंट है. हालांकि बात वही है और उसको ही लिखते हैं कि जब अपन किसी चीज पे एफर्ट लगाएंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो वो उसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा. वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा. कि क्या उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जनरेट हुई है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स and it is proportional to inversely proportional to mass. जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन आने वाला है, लेकिन जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन आने वाला है. तो A proportional to F upon m. ठीक है ना. अब प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट हटाते हैं, ये साइन हटाएंगे सिंबल, तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा k into f upon m. यार अब इस k की जो वैल्यू k is equal to 1 in mks या SI यूनिट सिस्टम. वो जो फोर्स की यूनिट न्यूटन है ना, वो न्यूटन इस तरह से डिफाइन हो रखा है कि k की वैल्यू 1 हो जाती है. तो इस फाइनली रिजल्ट क्या है हमारे पास, F equal to A. ये फाइनल ये न्यूटन्स लॉ है. सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ. इसका कोई टाइटल नहीं है. इससे पहले वाला था ना लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसे इसका कोई वैसा नाम नहीं है टाइटल का. ये फाइनल रिजल्ट F is equal to A में. अब A को अपन लिखते हैं dv by dt, है ना. F equal to m dv by dt. m तो कांस्टेंट है, इसको यहां ले जाते हैं, ये हो गया d by dt of mv, यानी कि dt by dt. ये हो गया. किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिस रेट से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उतना उसके ऊपर बाहर से रिजल्टेंट फोर्स लगा होगा. तो अपने को ये बॉक्स याद रखना है बस. बाकी सब चीजें तो काम ही है. काम आने वाली चीज क्या है, F is equal to m. And this is a very powerful formula. We will see its applications. आगे चल के हम देखेंगे जब एक पार्टिकल पे लगाना है तो कैसे लगेगा. ये उस पार्टिकल का मास है. जब एक सिस्टम पे लगाएंगे जिसके अंदर m1 m2 m3 m4 खूब सारे पार्टिकल हो सकते हैं, खूब सारे पार्टिकल के मास हो सकते हैं, उनके एक्सेलरेशन अलग-अलग हो सकते हैं, a1 a2 a3 a4. तो ये कैसे मॉडिफाई करेंगे, फिर वहां पे क्या होना है बात बताऊंगा. अभी फिलहाल ये एक पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा है ये उसका मास है, ये उसका एक्सेलरेशन. मास एक स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है. अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम है तो हम बता सकते हैं फोर्स किधर लग रहा है, और अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन मालूम है तो बता सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी किधर होगी. तीसरा नियम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. तो एक्शन रिएक्शन का जो नियम है इसको कौन बच्चा बोलेगा पूरी तरह से, जिसको लगता है कि जो मैं बोलूंगा उसमें कोई गलती नहीं निकलेगी.
इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, तुमको गलती भी कर सकती बोल रहे हैं। हाँ बोलो। Every action has an equal and opposite reaction. चलो और तो बोलना चाहे बताओ। So every force applied by one body on another produces an equal and opposite reaction. Equal reaction in opposite direction on the body applying that force. बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, हाँ बताओ। So every action has an equal and opposite reaction that both action and reaction has some effect. ठीक है, चलो सभी का सही है। तो every action has equal and opposite reaction, equal magnitude में, opposite direction में, they act on different entities, different चीजों पे वो लगेंगे ना, A ने B पे लगा है तो B A पे लगा है, ये इसकी खास बात है। equal magnitude होगा, direction opposite होगी और एक चीज दूसरी चीज पे लगाती है। they act on different entities, different particles के दो, है ना। मैं बॉडी नहीं बोलता हूँ, बॉडी क्यों नहीं बोलता हूँ, धीरे धीरे आगे जाके तुमको समझ में आ जाएगा। तो लिखो, every action has equal and opposite reaction. They act on different entities. मतलब मैं पार्टिकल लिख रहा हूँ, मैं बॉडी लिख रहा हूँ, उन सब पार्टिकल भले लिख लो, बॉडी तो मैं नहीं लिखाऊंगा। They act on different entities, different particles. तो जैसे कोई पार्टिकल है, बी कोई दूसरा पार्टिकल है, ए ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। ये सी और बी है, इन दोनों ने इसने इधर फोर्स लगाया, ये इसके इधर फोर्स लगाया। एक्शन का मतलब यहाँ पे फोर्स है, ये उसमें फोर्स लगाता है, वो इसमें फोर्स लगाता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये अलग अलग पार्टिकल पे लग रहे हैं, है ना। बॉडी में इसलिए भी लिखा है कि मान लीजिए ये इस तरह एक बॉडी है ना, अब इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस बॉडी के एक पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ है, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, अब दोनों पार्टिकल हैं तो एक ही बॉडी में ना। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि एक्शन रिएक्शन एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, तो यहाँ तो दोनों एक ही बॉडी में लग रहे हैं। देखो इसी बॉडी के अंदर दो पार्टिकल हैं, ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, तो ज्यादा बेटर क्या है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगाया, ये है बस। तो ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हो गए, तीनों नियम खत्म। तो जहां तक इन नियमों के लिखने की बात है, बोलने की बात है, वो तो कहानी खत्म हो जाती है इनमें। बट we will use all these laws, we will apply these laws in various different kind of situations and learn more about them. तो जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन इसके बारे में कई सारी अंदरूनी चीजें हैं जो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सीखनी चाहिए। फोर्स के बारे में जनरली हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है 9-10 तक, वो ये होता है कि पुश या पुल को फोर्स कहते हैं, है ना। इससे ज्यादा हम वहाँ कुछ बताते नहीं है, जनरली पुश या पुल को ही फोर्स कहते हैं। जैसे कुर्सी है, अब मैंने इसको धक्का दिया, पुश मैंने धक्का दिया इसको, ये फोर्स हो गया, अब मैंने इसको पुल किया, ये फोर्स हो गया। तो पुश या डेफिनेशन में ये आता है 9-10 में, तो पुश या पुल को फोर्स कहते हैं। बट there are situations where force may be acting even there is no push, there is no pull, मतलब पकड़ के पुश और पुल में भी दिमाग में यही पिक्चर बनती है कि किसी चीज को पकड़ के खींचेंगे या किसी चीज को पकड़ के धक्का देंगे, तो पकड़ के धक्का देना या पकड़ के खींचना किसी चीज को फोर्स समझा जाता है जनरली। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर किसी ने पकड़ कर रखा, किसी को फिर भी फोर्स कर रहा है। जैसे ये पेन है, अभी पेन को मैं छोड़ देता हूँ, पेन को नहीं छोड़ा रहता, छोड़ देता हूँ, तो इसको छोड़ दिया मैंने, यहाँ से ये गिर गया नीचे, है ना। अब ये जो नीचे गया, तो पहले जब इसको पकड़ रखा था तो वेलोसिटी इसकी 0 थी, नीचे जा रहा है तो इसमें वेलोसिटी जनरेट हो गई। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो इसका हाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नीचे की तरफ इसका फोर्स लग रहा है। तो क्या अर्थ ने पकड़ के खींचा इसको, अर्थ ने बाहर निकाल के बाहर से पकड़ के इसको खींचा नहीं, अर्थ ने उसमें दूर से ही फोर्स उस पे लगाया है।
तो अब इसको क्या बोलें, पकड़ के खींचना, पुश पुल तो नहीं है, लेकिन इसने वेलोसिटी को चेंज किया है इसलिए फोर्स होगा। तो हम फोर्सेस को दो तरह की कैटेगरी में डालने वाले हैं, एक ऐसे फोर्स जो कांटेक्ट में आने में लगते हैं और एक ऐसे फोर्स जो दूर से लग जाते हैं। तो कांटेक्ट वाले फोर्स और दूर से लगने वाले फोर्स। दूर से लगने वाले फोर्स जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, है ना, अर्थ ने लगाया किसी चीज पे ग्रेविटेशन फोर्स, इसी तरह से अर्थ चंद्रमा पे फोर्स लगा रहा है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी ने सूरज ने फोर्स लगाया है, दूर से फोर्स लगा रहे हैं, तो रस्से से तो बांध रखा है चंद्रमा को, ऊपर पकड़ के घुमा रहा है उसके चारों तरफ, दूर से फोर्स लग रहा है। दिस इज एक तरह से इन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्स बोलते हैं, फील्ड का मीनिंग बाद में समझा देंगे, अभी बस नाम सुनो। तो दूर से लगने वाला फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है ना, इसने उसको रिपेल किया, मानो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इसने इसको रिपेल किया, एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, भले तुम वैक्यूम कर लो यहाँ पे तो भाई हवा भी नहीं कांटेक्ट में, कोई है नहीं कांटेक्ट में, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो एक तो फोर्स होगी वो जो पकड़ के लगाए जाते हैं, एक फोर्स होगी वो जो ऐसे बिना एक दूसरे को पकड़े लगाए जाते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स है, मास के बाद फोर्स लगता है, m1 है और ये m2 है। तो किसने अट्रैक्ट किया, उसने भी अट्रैक्ट किया। ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दूर से लग रहे हैं, है ना। तो फोर्स कई तरह के होते हैं। अब इन फोर्सेस को हम कैसे, कहां से फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है उसके हिसाब से इनके कुछ नाम हैं, वो नाम अपने को कैसे याद रखने हैं, कुछ अपने काम में आएंगे मैकेनिक्स में, कुछ फिर बाद में फ्यूचर में कभी काम आएंगे। तो मैं वैसे तुम लोगों को सुनना चाहूंगा कि कितने तरह के फोर्स होते हैं, कौन बता सकता है? 1 2 3 4 5। अच्छा तुम बताओ कि पीछे लड़का बैठा है। हाँ सर 4 टाइप्स, वेरी गुड। नाम बताओ। सर ग्रेविटेशन, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम थोड़ा मॉडिफाई करो, बाकी बच्चे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर वीक फोर्सेस, 4 तरह के फोर्स है। कितने बच्चों ने 4 तरह के फोर्सेस का नाम पहले सुन रखा है? क्या वे 4 तरह के होते हैं? तो नहीं सुन रखा है चारों का नाम? एक बच्चे ने, अब सुन लिए? ओके चलो, इन चारों फोर्सेस के बारे में और कौन बच्चा और ज्यादा जानकारी दे सकता है? ये 4 तरह के होते हैं, नाम भी बता दिए, और कुछ बता सकते हो इनके बारे में? 1 2 3 4, 2 में से पढ़वा दो हमें सारा धीरे धीरे करके, है ना। हाँ बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बाकी तीन स्ट्रांग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर पावर 38 की रेंज में होता है एंड नहीं टेंसर 36 की रेंज में होता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 बोलो 38 बोलो, बहुत बड़ी संख्या है। हाँ और जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो टेंसर 38 होता है। न्यूक्लियर फोर्स कोई बात नहीं, गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो देखो फोर्स भी एक तरह से फोर्स दिखता नहीं है ना, फोर्स का इफेक्ट नजर आता है, ठीक है ना। फोर्स कोई ऐसी चीज नहीं जैसे ना कि 1 किलो सामान है, ये कुछ भी गिलास रखा हुआ है, ये केटल रखी हुई है, ये डस्टर रखा हुआ है, ये फाइल रखी हुई, मोबाइल रखा हुआ है, ऐसे फोर्स कोई चीज का नाम नहीं है। फोर्स बस एक इन्फ्लुएंस है ना, जो किसी चीज के वेलोसिटी को बदल सकता है। ये जो इन्फ्लुएंस है, ये कोई चीज दूसरी चीज पे फोर्स लगाती है, ये फोर्स लगाने का जो कैपेबिलिटी है या फोर्स लगाने की जो कैरेक्टरिस्टिक है या फोर्स लगाने का जो गुण है, ये किसी चीज के अंदर अलग अलग कारणों से आता है। एक कारण हो सकता है मास की वजह से दूसरे मास पे फोर्स लग सकता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लग सकता है। अब चार्ज रुका हुआ चार्ज दूसरे रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलने वाला चार्ज दूसरे चलने वाले चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे 2 तरह के फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, दोनों कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के न्यूक्लियस के एक ही न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है
प्रोटॉन प्रोटॉन पे, अभी मैं लिखवा भी दूंगा पहले समझा जाता है, प्रोटॉन पे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आपस में irrespective of their nature of charge, चाहे वो चार पार्टिकल हो या नहीं हो, एक न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस का पता न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की तो बता सकता है? Although I am not expecting that you will tell the answer, still I am asking the question. न्यूक्लियर फोर्स के डिस्कवरर का नाम? हाँ जी, सर युकावा। वेरी गुड, करेक्ट। एक बच्चे के ताली बजाओ। वेरी गुड, युकावा। Can you guess the name of the country? बताना नहीं, आंसर खड़ा करना है कि या तो कोई जानता हो तो नाम बताएगा या कोई गेस कर सकता है, जिसे हमारे कई नामों से पता लग जाता है कि यहाँ का होगा है। So can anybody guess? आप करो। तुम गेस करना चाहते हो या तुमको आता है? गेस करना चाहते हो? तुमको आता है गेस करना चाहते हो? आता है और तुम गेस करना चाहते हो? क्या है? तुम बताओ। करेक्ट आंसर। तो युकावा इज द करेक्ट आंसर। ये तो यामा से मिलता जुलता नाम है ना, युकावा यामा ऐसा लग रहा है। तो युकावा ने इसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फोर्स की। हम लोगों को इसको समझा सकता है कि why it was felt that there should be such kind of force in the nucleus. न्यूक्लियस के पार्टिकलों में इस तरह का फोर्स लगने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्यों ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा फोर्स भी होना चाहिए? इंटरेस्टिंग, गुड। कितने बच्चों को पता है? वेरी गुड। हाँ, तो तुम बताओ, इसका नंबर नहीं आया। हाँ, यस सर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाउंड करने के रिपल्शन फोर्सेस के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या करे रिपल्शन? प्रोटॉन हाँ, रिपल्शन फोर्सेस के कारण प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन फोर्सेस तो प्रोटॉन में ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगता है, अट्रैक्शन लगता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगता है। हाँ, तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे। हाँ, इसके लिए वेरी गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बढ़िया। तो ये वैज्ञानिक लोग ऐसे तो सोचते रहते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन पड़े हुए हैं, न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, आपस में सब एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स तो जरा सा होता है बेचारा। अगर उनको आंसर निकाला ना, शी इज राइटली टोल्ड कि 10⁻36 10⁻38 के रेंज में रेशियो होता है फोर्स का। तो जब इतना बड़ा फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर तो बाहर जाएंगे तो प्रोटॉन बाहर, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस तो होता ही है ना, इसके अंदर कोई ना कोई उसको बाउंड करके रखे हुए हैं, बांध के रखे हुए हैं, तो वो बांध के रखने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इस तरह से फिर बाकी और कई सारी चीजें हैं, अभी अपने काम की से बेसिक ज्ञान इतना तो जान लो, और ज्यादा डिटेल में फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर जब 12 में आएगा तब पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसके अलावा एक और फोर्स होता है वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, या उसको वीक इंटरेक्शन भी बोला जाता है। तो क्या कोई बता सकता है उसके बारे में और जानकारी किसी को हो, वीक फोर्सेस के बारे में? न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना, लगभग 100 गुना ज्यादा होता है, बाकी जो इलेक्ट्रो फोर्स होता है ना उससे भी तगड़ा होता है फोर्स। और जब न्यूक्लियर फोर्स है ना, प्रोटॉन में भी उतना ही लगता है जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगता है, जितना न्यूट्रॉन में लगता है। वो फोर्स की वैल्यू वही रहती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी वही होगा, प्रोटॉन में भी वही होगा। जब फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और अल्फा बीटा पार्टिकल्स जब करेक्ट, वेल डन, सही जानकारी है बच्चे को। तो जो वीक इंटरेक्शन है ना, जैसे तुम देखो सब चीजों को कंपेयर करो, बड़ी चीजें ना दुनिया में, जैसे सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सब चीजें ब्रह्मांड में बनाया हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, है ना। सब आपस में एक दूसरे वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स सब में लगता है, बट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर in explaining the structure of the universe, correct? अभी अपने चैप्टर के एक दो क्लास में ऐसे, एक क्लास में 8 क्लास में ऐसे चलेगा थ्योरी वाला है ना। अगली क्लास से सवाल का चालू जाएंगे, जैसे सवाल आपके बच्चों को आता है कि उसमें आंसर निकलता है 2 5 10 15 ऐसे कुछ वैल्यू आती है, एंड दे फील वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये मैं पहली क्लास ऐसे ही स्पेंड करता हूं, उसमें सारी चीजें इधर उधर की बताने में, एक ओवरव्यू आता है अपने को उस पूरे चैप्टर के बारे में, एक जनरल जानकारी, रियलिस्टिक वे में उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो
जगह अपीयर होता है कहाँ पे, द यूनिवर्स, इसका पूरा जैसे पृथ्वी उस चंद्रमा पे लगा ले, चंद्रमा घूम रहा है उसके चारों तरफ। इसके बाद जो एटम, अभी तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में पढ़ा होगा एटम की स्ट्रक्चर, हाउ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है और उसके कारण उसके चारों तरफ घूम रहा है वो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ना होता तो समझ लो एटम ही नहीं होता, कुछ भी चीज नहीं होती दुनिया के अंदर, सब चीजें चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, है ना, सबके अंदर यही एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है उसके चारों तरफ, वहां पे उसका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उससे एटम बना, एटम ने आपस में फोर्स लगा के मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल ने मिलकर के बड़ी-बड़ी चीजें बनाई है, और बड़ी-बड़ी चीजें आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगा के पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। ठीक, अब न्यूक्लियस के अंदर चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, अब न्यूक्लियस के अंदर जाओ तो न्यूक्लियस के अंदर क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब न्यूक्लियन के अंदर जाओ, न्यूक्लियन के अंदर, न्यूक्लियन मतलब एक पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उस न्यूक्लियन के अंदर एग्जिस्ट करता है वीक इंटरेक्शन फोर्स। तो जब बीटा डीके होता है ना, बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा का नाम सुना है आपने, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, जब बीटा पार्टिकल का डीके होता है वो इस फोर्स के कारण होता है, तो जिस समय बीटा पार्टिकल निकल रहा होता है उस समय एक न्यूक्लियन के अंदर वीक इंटरेक्शन वाला फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है। ये वीक इंटरेक्शन ऐसा फोर्स है जो टेम्परेरी फोर्स है, मतलब ये केवल उतनी देर के लिए एग्जिस्ट करता है जितनी देर में वो बीटा डीके हो जाता है, बाकी सारे फोर्स परमानेंट है, ये शॉर्ट टाइम का फोर्स कम देर के लिए लगता है। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कम दूरी के लिए लगता है, ये कम देर के लिए लगता है। एक ही न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में आपस में जो लगता है वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एक ही न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन के अंदर ये फोर्स लगता है, उसकी वजह से प्रोटॉन टूटता है, न्यूट्रॉन के अंदर ये फोर्स लगता है, उसकी वजह से न्यूट्रॉन टूटता है। तो ये चार तरह के फोर्स हैं, ये तो पढ़ाई होगी चार फोर्स की, है ना, नाम लिख देता हूं यहां पे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस या टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ग्रेविटेशन, है ना, ये किसकी वजह से, ड्यू टू मास। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज। इसमें एक चीज और लिख देता हूं, एट ऑल डिस्टेंसेस, मतलब ये सभी डिस्टेंस पे लगता है, छोटी डिस्टेंस हो बड़ी डिस्टेंस हो, एट ऑल डिस्टेंसेस। न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी शॉर्ट रेंज होती है, बहुत कम दूरी तक ही लगता है, दूरी बढ़ने के साथ इस फोर्स की वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाती है। Weak interaction only within the nucleon. ये लगता है between nucleon of same nucleus. So there are four types of interactions, out of which the first and second are important in mechanics. जो हमारी मैकेनिक्स की पढ़ाई है ना, इसमें पहला दूसरा हमारे काम आने वाला है, तीसरा चौथा अभी स्कोप के बाहर बाद में बातें करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड है दे आर यूजफुल।